हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए केमिस्ट्री 12 क्लास का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार 4 बार तक पूछा गया है। तो ये सेट 2 है, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो इसके बाद उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 क्लास केमिस्ट्री का ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन को ही देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो किस तरीके की होती है? NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे, इससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है फलक केंद्रित, यानी कि फेस सेंटर्ड। तो NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो फलक केंद्रित होती है, यानी कि फेस सेंटर्ड होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है, यानी कि इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज। तो दोस्तों जो कि घनाकार संरचना एक पिंड है, कोई वस्तु है, उसके अंदर केंद्रित जो परमाणु की समन्वय संख्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कितना होता है, उसका संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 8। कितना होता है संख्या, समन्वय संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8, यानी कि 8। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। बताइए नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल आर। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका 7। ठीक है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? जो भौतिक अधिशोषण की दर है, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो जो भौतिक अधिशोषण है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये किसके द्वारा बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? तापक्रम बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, या फिर घटाने से, या फिर नहीं करने से कुछ। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तापक्रम घटाकर, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, तो भौतिक अधिशोषण का जो दर है, रेट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन बहुत बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। वेग स्थिरांक को कैसे डिनोट करते हैं? के से। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, रिएक्शन का वेलोसिटी को। तो दोस्तों इसका मान जो है निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? प्रतिकारकों की सांद्रता पर करता है, या फिर प्रतिफलों की सांद्रता पर, या फिर आयतन पर, या फिर तापक्रम पर, यानी कि टेम्परेचर पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तापक्रम पर, यानी कि टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वेग स्थिरांक का जो मान है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापक्रम पर। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, लोहा एक, यानी कि आयरन इज। तो दोस्तों आप लोग बताइए लोहा एक क्या है? चुंबकीय पदार्थ है, या फिर फेरो चुंबकीय, या फिर प्रति चुंबकीय पदार्थ है, या फिर फेरी चुंबकीय है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फेरो चुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लोहा जो है वो फेरो चुंबकीय पदार्थ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा ही है क्योंकि आरएनएस वाला जो है अक्सर पूछता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको आज दिमाग में बैठा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आरएनएस का समीकरण है, यानी कि आरएनएस का जो इक्वेशन है, हम लोग पढ़े केमिकल काइनेटिक चैप्टर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, K = A e पे पावर माइनस EA/RT, E पे पावर माइनस EA/RT। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, देखिए इसमें भी माइनस नहीं, इसमें भी माइनस, ये दोनों गया। अब एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ कैपिटल ए भी है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो है आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक वॉइस आ रही है या नहीं। हाँ ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है और लोग अक्सर इस पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन नहीं है? वाष्प दाब नहीं है, या फिर परासरण दाब नहीं है, क्वथनांक उन्नयन नहीं है, या फिर टिभांग में अवरोहण, ये नहीं है। तो दोस्तों 8 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सभी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों है, सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं है, यानी कि वाष्प दाब नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। बताइए विद्युत अपघटन का जो उपयोग होता है वो कहां पर होता है? विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, या फिर क तथा ग दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क तथा ग दोनों, यानी कि विद्युत अपघटन का जो उपयोग है वो विद्युत शोधन में भी होता है और विद्युत लेपन में भी। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोफाइनिंग
और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो दोनों में होता है, ठीक है, विद्युत शोधन में भी और विद्युत लेपन में भी किसका प्रयोग, विद्युत अपघटन का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल में साबुन की कोलाइडी कण होते हैं, तो बताइए जल में जो साबुन का कोलाइडी कण है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है या फिर अनावेशित होता है, यानी कि निगेटिवली चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल होता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल में जो साबुन का कोलाइडी कण है वो किस तरीके का उस पर चार्ज होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऋणावेशित। तो जल में जो साबुन की कोलाइडी कण होते हैं, ठीक है, उसका जो चार्ज होता है वो दोस्तों निगेटिवली चार्ज होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर इज निगेटिवली चार्ज, यानी कि ऋणावेशित होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दूध है, तो दूध क्या है, तेल में वसाओं का डिस्पर्सन, जल में वसाओं का डिस्पर्सन, या फिर वसाओं में जल का डिस्पर्सन, या फिर तेल में जल का डिस्पर्सन। तो दोस्तों मिल्क इज, तो मिल्क क्या है, आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जल में वसाओं का डिस्पर्सन। तो दूध क्या है दोस्तों, जल में वसाओं का डिस्पर्सन, यानी कि मिल्क इज डिस्पर्सन ऑफ फैक्ट वाटर, डिस्पर्सन ऑफ फैक्ट वाटर, ठीक है, मिल्क इज डिस्पर्सन ऑफ फैक्ट वाटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, CHI3, ये क्या है, आई यानी कि आयोडीन, CH, तो CHI3 का प्रतिरोधी प्रभाव है यानी कि द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHI3 इज ड्यू टू। तो दोस्तों आपको सिंपली पूछ रहा है कि जो CHI3 का प्रतिरोधी प्रभाव है वो किसके कारण होता है, सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है मुक्त आयोडीन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिबरेशन ऑफ फ्री, इधर लिखा हुआ आपका फ्री, ठीक है, तो लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। तो CH3 का जो प्रतिरोधी प्रभाव है वो मुक्त आयोडीन के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं, एक बार मैं आपको इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे, ठीक है। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना, 13। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, तो बताइए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो दोस्तों अल्काइल हैलाइड निम्न में से कौन होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड निम्न में से कौन होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बनाने के बाद ही आप बता सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या फिर आप रट सकते हैं तो रटिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नाम देकर के फिगर कैसे बनाए, यानी कि जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर डेडिकेटेड बना दूंगा। और एक क्वेश्चन आपका ये रहता ही है कि आपको एक नाम दे देगा, उस पर आपको फिगर बनाने बोलेगा। जैसे कि मान लेते हैं CH4 आपको नाम दे दिया, अब बोलेगा भाई CH4 का जो है फिगर बनाओ, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। बिल्कुल मैं बेसिक वाला आपको बताया, तो उसी तरीके से इसका भी बनता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर बार पूछता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, CF2Cl2 का उपयोग होता है एक। आप लोग कमेंट करेंगे तुरंत आंसर, CF2Cl2 इज यूज्ड एज एन। तो दोस्तों CF2Cl2 जो है वो उसका जो उपयोग होता है वो कैसे होता है, प्रतिरोधी के रूप में होता है, या फिर पीड़ाहारी के रूप में होता है, या फिर दोस्तों कीटनाशी के रूप में होता है। ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है परिशीतक के रूप में, ठीक है, यानी कि रिफ्रिजरेंट के रूप में। तो CF2Cl2 का जो उपयोग होता है वो रिफ्रिजरेंट के रूप में होता है, यानी कि परिशीतक के रूप में होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। तो दोस्तों अल्काइल हैलाइड को जो हम लोग अल्कोहल में बदलते हैं, किसके द्वारा बदलते हैं, एलिमिनेशन के द्वारा, या फिर एडिशन के द्वारा, या फिर डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, या फिर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड को जो अल्कोहल में बदला जाता है वो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी उसको सब्स्टिट्यूशन ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है किसके रूप में, एमिनो के विभेद में होता है, या फिर अल्कोहलों के विभेद में होता है, या फिर ईथरों के विभेद में होता है, या फिर दोस्तों एल्किल हैलाइडों के विभेद में। तो ल्यूकस परीक्षण का जो उपयोग होता है वो कैसे होता है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है अल्कोहलों के विभेद में, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो ल्यूकस परीक्षण का उपयोग जो है अल्कोहलों के विभेद में होता है, यानी कि ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ईथर्स, ठीक है, डिस्टिंग्विश अल्कोहल। तो ऑप्शन सी जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होता है, फेलिंग टेस्ट जो है वो किसके लिए पॉजिटिव होता है, एसिटल्डिहाइड के लिए, एसीटोन के लिए, ईथर के लिए, एमीन के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का वो है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होता है, एसिटल्डिहाइड के लिए, ठीक है। फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर एसिटल्डिहाइड। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से किसमें अल्कोहल संघनन नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन।
तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें अल्कोहल संघनन जो है वो नहीं होगा, सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों 18 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर होगा बेंजल्डिहाइड यानी कि ऑप्शन सी। तो निम्नलिखित में से बेंजल्डिहाइड अल्कोहल संघनन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, तो आपका बेंजल्डिहाइड राइट आंसर हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो है CxH2OY, CxH2OY, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, क्योंकि कभी कभी होता है धोखा हो जाता है, आवाज क्लियर नहीं जा रही होती। हाँ बिल्कुल क्लियर जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले बार पूछा भी गया है, शायद 2020 या 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% बताऊंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 20 का वो होगा दोस्तों आपका 4, ठीक है। कायरल कार्बन का जो परमाणु का जो संख्या होता है वो 4 होता है। कोई भी कार्बन दोस्तों 4 कार्बन से घिरा होता है उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। और भी थोड़ा सा डिफिनेशन है, बट ये बेसिक डिफिनेशन मैंने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज 4। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखिए आपके लिए इसी तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह का। आप लोग चैनल पर अगर जुड़े हैं तो आप लोग को मालूम होगा, जो साथी चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जोड़िए अपने दोस्तों को। इससे आप डिस्कशन करेंगे, हम लोगों को भी मोटिवेट मिलेगा, आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, जैसे भी हो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, बताइए कौन सा ग्रुप है, यानी कि किसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी इसको किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि संक्रमण तत्व। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक जो होता है वहां पर लगभग जितना भी एलिमेंट होता है सबका गुण उसी में जाकर के बदलता है। यानी कि यहाँ पर कुछ आया, यहाँ पर आया था ए बी मिल करके और यहाँ पर गया सी और डी, मतलब कुछ भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये डी ब्लॉक है, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहा जाता है, यानी कि तत्वों को संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सोडियम आवर्त सारणी में जो है वो किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो है वो किस ग्रुप का, यानी कि किस ग्रुप का सदस्य है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग्रुप IA, ग्रुप 1A। क्या लिखा हुआ, ग्रुप 1A। तो सोडियम जो है वो आवर्त सारणी में ग्रुप 1A का सदस्य है, मेंबर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है, XeF4 यानी कि ZnF4, ठीक है। XeF4 का जो आकार है वो कैसा होता है, द शेप ऑफ XeF4 इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका स्क्वायर प्लेनर, यानी कि स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो XeF4 का जो आकार है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कलर नहीं उठ रहा है, एक सेकंड। तो दोस्तों XeF4 का जो आकार है, शेप है, वो किस तरह होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सिंपली आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सा धातु है जो कि नेचर में मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री फॉर्म में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ सोडियम, लोहा, जिंक, सोना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। आप लोग को तुरंत आंसर कमेंट करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार रिपीट हो चुका अब तक, ठीक है। 4 वाला जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 बार आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सोना, ठीक है, सोना। लोग अक्सर इसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है नेचर में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आपका 25 है, निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, कैल्शियम। तो निम्न में से कैल्शियम जो है वो क्षारीय भूमिज तत्व है, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। Which one of the metal is liquid at normal temperature। तो दोस्तों साधारण तापमान पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कौन धातु है जो कि बिल्कुल, क्या लिखा हुआ, बिल्कुल
तापक्रम पर वो द्रव होता है, यानी कि लिक्विड में होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पारा। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहे उस पर भी द्रव होता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन ये स्ट्रक्चर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि भाई HOCH2CH2OH का जो है आयोपेक नेम आपको सिंपली क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि देखिए यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है। हम लोगों को इसका नियम पता है कि भाई जिधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे उधर से ही गिनती करेंगे, तो इधर से करेंगे या इधर से। अब इधर से करेंगे तो ये OH बुरा मान जाएगा, इधर से करेंगे तो ये OH बुरा मान जाएगा, क्योंकि दोनों है तो सेम। इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा जाता है और इसका जो नाम एक स्पेशल नाम रखा जाता है जिसका नाम है इथेन 1,2 डायोल। इसको हम लोग इथेन पढ़ लेते हैं और एक नंबर इधर या फिर इधर किधरों भी दे देते हैं। और 1,2 दो OH है तो OH का सफिक्स क्या होता है, OL होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 1,2 डायोल। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज ये सब चाहते हैं आईयूपीएक नेम वाला सब, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं 100% आप लोगों के लिए बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है फिर आप लोग बोलते हैं सर जल्दी खत्म कीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में आपको करा देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, बताइए प्रोटेक्टिव सोल जो है वो किस तरह के होते हैं, विलायक स्नेही होते हैं, विलायक रोधी होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, यानी कि विलायक स्नेही भी और विलायक रोधी भी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विलायक स्नेही, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव सोल्स आर लायोफिलिक। क्या है, लायोफिलिक। तो प्रतिरक्षी सॉल जो है वो विलायक स्नेही होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेके आए थे आपका कितना क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन ये था। एक बार मैं फिर से बता दूं, 1 मिनट मेरी बात को सुनेंगे। ये आपका सेट 2 था। ठीक है, ये क्या था, सेट 2। यहाँ देख सकते हैं आप, सेट 2 था। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेट 1, जिसमें से वहां भी आपका 28 ही क्वेश्चन था, 28 उसको कवर किया है। इसलिए प्लीज आप पहले यानी कि इसको तो यहाँ तक देख लिए, इसके बाद आप उसको भी जरूर देख लें। उसका फिर सेट 3 आएगा, सेट 4 आएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से नोट बनाइए, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन को नोट कीजिए, या फिर दिमाग में स्क्रीनशॉट जैसे भी रखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, ज्यादा इधर उधर मत भटकिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दुगुना है और आप लोग तैयारी, अभी टाइम है लेकिन ये टाइम कब निकल जाएगा आपको भी नहीं मालूम चलेगा। इसलिए आप लोग ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, अपने से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।